अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्माना ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी अपनी इंतखाबी सियासत का आगाज़ कर दिया और इस हवाले से आज एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का यह कहना था कि पाकिस्तान को नई क़यादत, नई सियासत की ज़रूरत है। पुराने सियासतदानों को अब घर बैठना होगा। वोट को इज्जत देने तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिलावल का यह भी कहना था कि सियासी दोस्तों को देता हूं, किसी और की तरफ देखने की बजाय अपनी सियासत पर तवज्जो दें। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। एक नया क़यादत की जरूरत है। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। कठपुतली कबूल है ना, सिलेक्टेड राज कबूल है। मैं अपना सियासत पे यकीन रखता हूँ, कहीं और नहीं देखता हूँ। जब तक आपका वोट को इज्जत नहीं दिया जाता तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वफाक में जियाला वजीर आजम होगा। वो खेल जो इस मुल्क के साथ 70 साल से चलता आ रहा है, कहीं न कहीं हमें उस पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने आज नौशहरा में जलसा किया और वो भी कौमी सियासत के तर्ज कोहन को आईने नौ से बदलने की बातें करते नजर आए। 75 साल हमने गुजार दिए, हमें एक नई नजर के साथ सोचना होगा। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते अब हम थक चुके हैं। पाकिस्तान का इक्तिसाद तबाह कर दिया गया। कहाँ है इंसाफ? कब हम इस दबाव से निकलेंगे? कब हमारी कौमी खैरत जागेगी? मौलाना साहब के इन ताज़ा अफकार की हकीकत क्या है, प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इस वक्त अवाम में है, लेकिन इसके बरक्स नून लीग आज भी बंद कमरों में जोड़ तोड़ की सियासत करी और काफ लीग से भी पींगे बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ उसकी लंदन पलट क़यादत बेखौफ होकर आगे बढ़ने की बातें भी कर रही है। ये दावा भी करती है कि नून लीग की पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40-50 रुपए का होगा, लेकिन अवाम तो उनके भाई की 16 महीने की कारकर्दगी से अब तक नाला है और बिलावल भी नून लीग पर महंगाई लीग की फप्ती कस रहे हैं। फैसला तो बहरहाल 8 फरवरी को अवाम ही करेंगे और फैसले का मरकज पंजाब बनेगा, जिस पर अब तक कोई भी जमात तवज्जो नहीं दे रही। इसकी आखिर क्या वजह है? और बिलावल भुट्टो साहब ने आज जलसे से खिताब में वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाया। क्या पीपल्स पार्टी ने वोट को इज्जत दो का बयानिया हाईजैक कर लिया है? क्या खैबर पख्तूनख्वा का सियासी खला पीपी फतह कर पाएगी? और क्या नून लीग के बरक्स वो इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद बनाएगी या फिर ANP से इस वक्त मामला चल रहे हैं? इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो साहब नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, तो नई क़यादत की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि फिर जरदारी साहब को भी वो घर बिठाना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज चेयरमैन बिलावल ने वर्किंग कमीशन एबटाबाद में खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनको एक किस्म का आराम का या रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहिए और नौजवानों को टाइम देना चाहिए। और आप देखें कि जरदारी साहब हमेशा कहते हैं कि हमारे पार्टी के नए वजीर आजम जो होंगे या आने वाले वजीर आजम जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। लेकिन PMLN ने शिफ्टिंग नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे वजीर आजम जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा होंगी या जो है वो हमजा शहबाज साहब होंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं खुद ही वजीर आजम होगा। अच्छा। तो इसलिए जो है, इसलिए हमने ये बात की है कि देखें, जरदारी साहब तो भी पॉलिटिक्स करते हैं, मियाँ साहब को किसने पॉलिटिक्स नहीं रोकी, लेकिन वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स, ये चीजें चलती रहती है। फील्ड में अगर आप देखें, फील्ड में इस वक्त जो है, जब भी ये होता है फील्ड में जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद होते हैं। तकरीरें हों, कन्वेंशन हों, जलसे हों। अभी भी आपने थर में देखा कि एक बड़े जलसे आम से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब किया। अभी 6 कन्वेंशन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है। कल फिर हम मर्दान जा रहे हैं, फिर उसके बाद पेशावर, नौशेरा, चतराल और दीर भी जा रहे हैं। 30 नवंबर को उसके बाद एक हमारा फाउंडेशन डे है, यौम तासीस है, हम कोटा जा रहे हैं वहाँ पर यौम तासीस मनाने के लिए। तो ये है कि हमारे चेयरमैन साहब ने यही मशवरा दिया है कि अभी माजी की जो पॉलिटिक्स रही है, उन्होंने बहुत डिटेल्स में बात की है कि वो नहीं, अब देखें दुनिया बदल गई है। पहले माजी में अगर आप देखें क्या चीजें थी, पहले एक चैनल PTV होता था, अब कितने प्राइवेट चैनल आ गए हैं। पहले मोबाइल फोन नहीं होते थे, केबल नहीं होता था, डिश नहीं होते थे।
जी कोटी साहब, आपको ये जो सियासत को बदलने का ख्याल कुछ देर से नहीं आया? अभी कुछ दिन पहले तक तो सारी आपने पुरानी सियासत की, आपकी पार्टी ने की, और एक इत्तेहाद बनाया पीडीएम की सूरत में, अगरचे फिर आप अलग हो गए लेकिन वो हुकूमती इत्तेहाद फिर बन गया। आपको नहीं लगता कि आपको आज जो कुछ काटना पड़ रहा है, दरअसल पिछले 16 माह में जिसको बोया, फिर आपने पानी दिया, सींचा, और अब आपको काटना पड़ रहा है? नहीं, मैं बज़त एहतराम आपके इससे एग्री नहीं करता हूँ। 16 महीने की एक इत्तेहादी हुकूमत थी, हम उसको ऑन भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि अपने इत्तेहाद में थे। बिलावल साहब का आज मशवरा था, क्योंकि हम इलेक्शन में हैं, और उन्होंने ये कहा था कि नई क़यादत को आने चाहिए, बाकी जमातों को भी अपनी नई क़यादत को ले आना चाहिए। अगर मतलब है कि हमजा शहबाज को आप सीएम बना सकते हैं, तो आप उसको आगे पीएम का कैंडिडेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज को अपने पीएम बनाए, तो उसको आप मैदान में लाएं। ये तो उनकी मर्जी है ना, वो बनाए या ना बनाए। तो हमारी तजवीज़, हम भी कहते नौजवान, अब मौलाना साहब को देखें, उनके बेटे वफाकी वजीर भी थे पिछली काबीने में, उसको आगे रहना चाहिए। इस तरह हम कहते हैं, जैसे अब मुनसले मुल्क से बाहर हैं परवेज़ साहब, मुझे उनको लेके हैं, ताकि नई क़यादत आए, नई जनरेशन आए, और ये चीजें जो है आगे आगे की तरफ हम बढ़ाए। तो फैसल साहब, ये एक मखसूस खानदानों से ही लीडरों ने पैदा होना है, या वैसे भी कोई पैदा हो सकता है? बिल्कुल पैदा हो सकता है। अगर अवाम आपको, मुझे, किसी और को वोट करती है तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर ये चीजें होती हैं। एक और पार्टी, पीटीआई नामी एक पार्टी इस मुल्क में आई थी, जो कहती थी कि हम खानदानी सियासत का खात्मा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फिर आपने उनकी लिस्टें देखी, उनके जो एमएनएज या उनके कतल दर्द थे, उनके खानदान कितने लोग आ गए थे पार्लियामेंट में, कितने लोग नाजमीन बन गए थे, क्या कुछ किया था, वो खानदानी सियासत किधर गई थी। अच्छा कुंडी साहब, नई क़यादत की बात करें बिलावल भुट्टो साहब, तो पीपल्स पार्टी क्या कोशिशें करी है नई क़यादत को आगे लाने के लिए पार्टी के अंदर? देखे नई क्या दिया कि हमारे यंग चेयरमैन हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इस तरह जो है वो उनकी भरपूर वो है कि हम सीनियर जूनियर कम्बिनेशन बनाए, हम यंगस्टर्स को जो है वो टिकटें दें, उनको एमएनए एमपीएस भी बनाएं, अब पार्लियामेंट में लेके आएँ। हमें सीनियर लोगों की भी ज़रूरत है, उनके तजर्बे की ज़रूरत, उनको भी लेके आएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी मिसाल दी कि जब वो वज़ीर ख़ारिजा थे, जो इस वक्त जब हमें मुल्क 16 महीने जो हमें मिला था पीटीआई के बाद, जो सिचुएशन फॉरेन मिनिस्ट्री की थी वो भी सबके सामने थे कि हमारे सारे दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात की पोजीशन क्या थी, किस हद तक हम गए हुए थे, वो भी सबके सामने था। हमने उसको दोबारा नॉर्मलाइज किया। हम आज भी अपनी वजारतों को कहें या 16 महीने कहें, जिस वजारत कहें, हम उसके लिए एहतसाब के लिए, अवाम की अदालत में जाने के लिए आज भी तैयार है। हम वाहिद जमात हैं उस इत्तेहादी जमातों में कि हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्द होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए थे, और बाकी जमातें कहती थी नहीं थोड़ा लेट हो, खैर है, जनवरी में हो, फरवरी में हो, ये हो वो, लेकिन हम हमेशा हम कहते थे कि इलेक्शन होने चाहिए। आज भी अगर आप देखें, उससे पहले भी अगर आप देखें, बिलावल साहब सिंध से निकले, जनूबी पंजाब गए और लाहौर गए, आज भी वर्कर कमीशन कर रहे हैं। लेकिन बाकी जमात आपको नहीं लग रहा कि आज की तकरीर जब मैं सुन रहा था, मैं बिलावल आप चेयरमैन साहब की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से बिल्कुल एक अलग रास्ते का इंतखाब किया है, जो थोड़ा मुश्किल है। वो पावर पॉलिटिक्स की बजाय पीपल्स पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। ये इख्तलाफ पार्टी के अंदर मुस्तकबिल में क्या शक्ल दिखाने वाला है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बीएपी में कोई इंटरेस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाहिर नहीं किया, जो पीटीआई के टूटे हुए लोग थे उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा उतावला कोई नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के अंदर से, जबकि जरदारी साहब आज भी पुराने लोगों को कुछ मिलाने के चक्कर में वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो क्या हम समझे कि मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने अपना रास्ता बदला है? आसिफ अली जरदारी साहब की मफाहमत से हट के बिलावल साहब आप अपनी राह बनाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बोलें कि बिलावल साहब जरदारी साहब के रास्ते पे नहीं है, जरदारी साहब बिलावल साहब के रास्ते पे नहीं है, हमेशा मशावरत के साथ पार्टी को चलाया जाता है। अच्छा। और उसमें देखें इलेक्टेबल्स की बिल्कुल, हम कहते हैं कि इलेक्टेबल्स भी इस मुल्क का एक ज़रूरत है या अलमिया है, जो भी करें। पीटीआई भी आई थी तो भी ये नारा लगा रही थी कि हम ये नहीं करेंगे, और फिर उन्हीं लोगों को रखा जिनको कहते थे हम चपड़ासी नहीं रखेंगे, इनकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, ये बड़े डाकू हैं, ये बड़े चोर हैं, और उन्हीं को बार बार एक एक को लेके इलेक्टेबल्स सियासतदानों की इलेक्टिव, हाँ होते हैं। हम तो कहते हैं, हम तो कभी ये नहीं कहा कि हम फलाने हम ये नहीं करेंगे या चपड़ासी नहीं रखेंगे, लेकिन इलेक्टेबल्स जो है वो भी एक मजबूरी होती है। ये चीजें होती हैं। आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी की आपने बात की, आप देखें कि हमने जब यूसुफ ज़रदानी के टाइम पे वोट लिया और हमने कहा कि ये बलोच और पठानों की जो जमात बनी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तो उस वक्त मरियम नवाज साहब क्या कहती थी
बाप और पत्नी क्या क्या नाम दे रही थी। तो अच्छी बात है, मरीम नवाज साहबा को भी आज सियासी बाप मिल गया है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जो पुराने उनके क्लिप्स थे, जो पार्लियामेंट में तकरीरें थी, जो नवाज शरीफ साहब की प्रेस टॉक या प्रेस लंदन में बात कर रहे थे, जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, जो बाकी भी कर रहे थे, तो आज उनसे वो सवाल करें कि वो उस वक्त आप गलत है। कम अज कम एक चीज मैं कहता हूँ, एक चीज कर लेते। देखें हम में इतना जो है, देखें हम में इतना वो है कि जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पहले ही दिन बलोचिस्तान की आवाम से फेडरेशन की तरफ से माफी मांगी, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था। ये भी कह दी कि मैंने जो पिछली बातें की थी गलत थी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मैंने गलत समझा था। और ये जो अब वो बाप भी नहीं कहते, बलोचिस्तान अवामी पार्टी कहते हैं वो लोग, बलोचिस्तान पार्टी को मैंने गलत समझा था, मुझे आज एहसास हो गया, मैं उसकी माजरत मांग करती हूँ या करता हूँ, जो लोग भी थे। और आज हमें एहसास हुआ कि ये वाकई तौर पर सियासी बात है हमारे। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि 70 साल से जो खेल जारी है उस पर फुल स्टॉप लगाना होगा। कौन लेगा ये इनिशिएटिव? पीपल्स पार्टी ये इनिशिएटिव लेगी? पीपल्स पार्टी हिम्मत करेगी? देखें, ये सारी सियासी जमातों पे फर्ज बनता है कि हमने माजी की पॉलिटिक्स को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज अगर आप चौथी दफा भी सिलेक्शन के आते हैं और बोले, देखिए हमने पहली बात ये की कि 2017 या 18 में जो पीटीआई के चेयरमैन के लिए गलत चीज थी, वो आज अगर मेरे लिए हो रही है या नून के लिए या किसी और के लिए, वो भी गलत है। अगर हम उस वक्त क्रिटिसाइज कर देते, हमें आज भी उसी चीज को क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप चौथी दफा भी सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आना चाहते हो, हम सिलेक्शन कहते हैं, और फिर अगर साल 1.5 साल बाद वो सिलेक्शन गलत हो गई, फिर आप बोले कि नहीं मैं 2017-18 वाली कैसेट दोबारा चलानी है, तो उस जमाने वाली कैसेट कोई आपकी नहीं सुनेगा। फिर आप दोबारा जब ठोकर खाएंगे और फिर पीछे देखेंगे, क्या मेरे साथ हो, मेरा बयान चेंज हो गया है, मैंने जो लंदन वाला बयान जो कि मैंने वहां पे बक्से में बंद किया था, उसको मैं बक्से को दोबारा खोलता हूँ, तो बक्सा कोई आपको खोलने नहीं देगा। हम कहते हैं मियां साहब को जो लंदन वाला बयान था, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का था, ठीक है। माजी को उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे साथ बुराई की या वो समझते थे कि मेरे साथ गलत काम किया, मुझे निकाला, उनको मैं माफ करता हूँ, उनका एक जमहूरी हक है, उनकी जाती वो उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन वोट को इज्जत दो या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाला, या फिर वही बातें। ये बताइएगा कि चंद दिन पहले हमने कुछ तस्वीर देखी, अखबारात में छपी भी, कि सदर आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा तौर पर कुछ लोगों के जो बीएपी से ताल्लुक रखते थे, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग उनके पास आए, बिलावल हाउस में आए, और उन्होंने उनके गले में पीपल्स पार्टी का परचम डाला और वो हैप्पीली पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के तस्वीरें खिंचवाने के कुछ ही दिन बाद, अब वो हमें कुछ दिन बाद नहीं, चंद महीने बाद हमें बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब की बारगाह में नजर आ रहे हैं? ये क्या हुआ है? ये क्या स्टोरी है? देखें, बिल्कुल आए थे, शामिल भी हुए थे। आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले, गालिबन 3-4 दिन था या हफ्ता होगा, आपके जाम कमाल साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिलने, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने मिलने मुलाकात की, वहां पर कराची में आए और उन्होंने उनसे कॉल ऑन किया। उसके बाद जो बातें हुई वो तो खैर उनके दरमियान थी, लेकिन उसके बाद जो है वो हमने देखा कि PMLN में शामिल हुए या जो भी इत्तेहाद हुआ। अभी मुझे पता नहीं कि वो शामिल हो गए, इत्तेहाद हो गए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो माजी में PTI में शामिल जम हो गई थी जमातें, आज वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो उनके साथ वास्ता नहीं था, हम जम नहीं हुए थे, गलत बात थी। ये कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बात तो कम से कम ये होगा, मुझे नहीं पता, शायद आपको मुझसे ज्यादा इल्म होगा, कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बलूचिस्तान के हमारे सरदार हैं, पश्तून जो सरदार हैं हमारे, उन्होंने क्या PMLN के साथ कोई रिटर्न मुआहदा भी किया होगा? क्योंकि हमेशा बलूचिस्तान से आवाज उठती है कि पंजाब हमारे वसाइल पे काबिज है, पंजाब ने हमारे हुकूक पे डाका डाला है। अब तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई चार्टर साइन किया होगा कि फ्यूचर में पंजाब, इनके जो पंजाब के मुतालिक बात करते थे, इनकी रिजर्वेशन दूर हो जाएंगी, इनके जो महरूमियां वो खत्म हो जाएंगी या चीजें होंगी। इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया होगा आपस में, उम्मीद है किया होगा कोई ना कोई, ऐसे ना हो कि फिर ये कहें कि जी नहीं हमारे साथ तो एग्रीमेंट हुआ तो फिर खत्म हो गया। लिहाजा एक होता है इत्तेहाद इलेक्शन से पहले, सीट एडजस्टमेंट करते हैं, इत्तेहाद करते हैं, एक होता है इलेक्शन के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस इलेक्शन के बाद इत्तेहादी जमातों का है, हम फोकस करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम नंबर गेम्स लाकर एक जाले को वजीर आजम बनाएंगे। सिंध में जो इत्तेहाद किया है मुस्लिम लीग नून ने, उससे कोई थ्रेट है पीपल्स पार्टी को, खासतौर पर कराची में और उसके बाद इंटीरियर सिंध में भी? नहीं, हमें कोई थ्रेट नहीं है, हम उनको वेलकम, हमने पहले भी वेलकम किया है, हमारे पार्टी के चेयरमैन ने भी वेलकम किया है, वो आए हैं, उन्होंने MQM के साथ इत्तेहाद किया है। अच्छा, अगर एक पार्टी जो कहती है कि मैं पंजाब में क्लीन स्वीप कर रही हूँ, मुझे कोई वो नहीं, हम तो 2 तारीख के साथ आ रहे हैं, फिर उनको बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ गई? MQM की बैसाखियां क्यों उनको जरूरत पड़ गई? बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बैसाखियों की जरूरत पड़ गई?
बाकी बैसाखियों के लिए भी वो जा रहे हैं। हक तो अवाम में होते, आप अवाम में अपना बयान लेके जाते कि मेरे साथ ज्यादतियां हुई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। लाहौर के जलसे के बाद उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया और उसके बाद जो है ना वो बैसाखियों की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वो पता चल गया कि उनका पंजाब में उनके साथ कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसलिए अब इन्होंने कहा कि हम ये करें, जाए ना अवाम में जाए। अवाम में क्यों नहीं जाते? अपने 16 महीने का जो अब प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लीग ने शहबाज शरीफ साहब के 16 महीने भी जो है वो उसको भी ओन नहीं करते। वो कहते हैं नवाज शरीफ के पुराने दौर की बात करो। भाई 16 महीने भी तो थे वजीर आजम, आपके वजीर खजाना थे, आपके वजीर आजम थे, उसको आप क्यों नहीं ओन करते? हम तो कहते हैं हम वज़रा थे, हम एहतसाब के तैयार हैं। अच्छा, वजीर आजम को भी चाहिए 16 महीने जो है। अवामी नेशनल पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम के साथ किसी किस्म की कुछ सीट एडजस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में आप करने वाले हैं? ANP के हवाले से तो काफी बातें चल रही। देखें, ये चीजें अभी कबल अज़ वक्त हैं, हमारे अभी कोई सच राब्ते नहीं हुए सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, ना हमारे अवामी नेशनल पार्टी के साथ हुए हैं, ना जो है वो JUI के साथ हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करे, लेकिन अभी तक हमारा कोई हतमी फैसला इसके ऊपर पार्टी लीडरशिप का नहीं हुआ कि हमने किस सूबे में किस जगह पे किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है। अभी तक हमने इस पे कोई भी फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी किस बयानिया के साथ इंतखाबात में जाएगी कुंडी साहब? आज बिलावल साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा दिया अपने जलसे में। देखिए, बिलावल साहब ने आज को वही कहा कि आप वोट को इज्जत होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की आवाम को हक होना चाहिए कि जो जिस जमात को भी वोट करे उसी को जो है मतलब है हक है कि वो हुक्मरानी करे, चाहे वो हमारी ओपोनेंट जमात हो, PMLN हो, PTI हो, जिसको भी करे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी करे, तो हर लोगों को ऑन करना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए कि जिसके लिए वोट डाला जाए उसी के लिए गिना जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, लोग इसको अगर नहीं मानेंगे, तो आगे पाकिस्तान को, अगली पार्लियामेंट को, अगली हुकूमत को चलाना मुश्किल होगा। जब मेजॉरिटी पार्टियां इलेक्शन नहीं मानेंगी और अपोजिशन में बैठेंगी, तो हुकूमत चलाना इतना आसान बात नहीं होगी अगर आप एक आसान बात होगी। और हमारा जो है, उन्होंने हमेशा, उन्होंने आज भी कहा है कि हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला जो है वो बेरोजगारी, गुर्बत, दहशतगर्दी, इन चीजों से है कि हमने, बेरोजगारी, इन चीजों से है कि हमने इस चीज को जो है खत्म करने इस मुल्क में। बाकी पॉलिटिक्स होती रहेगी सियासी, वो भी हम अपने मंशूर के साथ इंशाल्लाह जाएंगे इलेक्शन में, और अपना मंशूर लेके जाएंगे और इसी चीज के साथ जाएंगे, ताकि हम जो है अवाम में जाए और अवाम फिर अवाम ने फैसला करना है तो कौन सी जमात को जो है वो मैंडेट देती है। अच्छा, PTI के साथ कोई राब्ता है? आज PTI की तरफ से PTI के हवाले से एक इशारतन नहीं बात हुई, और बिलावल साहब ने एक उसूली तौर पर दुरुस्त बात की कि जिसको चाहे वोट दें लोग और उस तरफ उसकी हुकूमत बननी चाहिए। तो क्या इससे ये मतलब अखज़ करना चाहिए कि आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कबूल है उसूली तौर पे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो PTI को, के अगर देखें, अगर आवाम PTI को वोट करती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और अगर उनको वोट करती है तो बिल्कुल करें। हम कहते हैं 2018 वाला काम ना हो, सिलेक्शन ना हो। देखिए, PTI का, हमारा इत्तेहाद का कोई फिलहाल कोई इरादा नहीं है, ना हमारी उनके साथ बातचीत है, ना हमारी बैकडोर बातचीत है। PTI तो फिर भी अगर बातचीत अगर होगी भी सही, अगर हुई, अगर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उन लोगों के साथ होगी कि जो 9 मई में मुलविस ने, जिनको हुकूमत या जिनको इलेक्शन कमीशन इजाजत दे कि वो इलेक्शन लड़े। अच्छा। जब तक 9 मई के लोगों का फैसला नहीं होता, अदालतें फैसला नहीं करती, उस वक्त तक उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। बाकी जो फील्ड में होंगे, जो गेम में होंगे, उनके साथ बातचीत जो है वो पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि क्या करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो इंतखाबी इत्तेहाद के लिए सरगर्म अमल है, दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे के बावजूद पीपल्स पार्टी भी अब मैदान में आ गई है इंतखाबी मुहिम के लिए, और बिलावल भुट्टो इसी सिलसिले में आज एबटाबाद में मौजूद थे। हबीब साहब, क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी ने वोट को इज्जत दो का बयानिया ऑप्ट कर लिया है? जब आपको याद होगा कुछ यानी तकरीबन 2-2.5 साल पहले वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था वो बिल्कुल उरूज पे था, बल्कि 3 साल पहले। तो उस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जनाब नवाज शरीफ साहब हर किस्म के जलसों में, बल्कि इनकी गाड़ियों में भी, जहाँ पे कहीं जो 4 गाड़ियाँ PMLN की इकट्ठी होती थी, तो वहाँ पे एक वोट को इज्जत दो का तराना चला करता था। और जब ये गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो गिलगित बल्तिस्तान में भी एक्चुअली यही बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, और उस वक्त भी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे खुद कैंपेन कर रही थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी। तो वहाँ पे मुझे कमर समान कायरा साहब
से मेरी मुलाकात हुई गिलगित में बैठे हुए, तो मैंने उनसे कमरजमान कायरा साहब से पूछा, मैंने कहा कायरा साहब, आपको नहीं लगता कि वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो PMLN ने अडॉप्ट करके आपको पीछे छोड़ दिया है? तो मुझे उन्होंने एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा हम इस बात पे खुश हैं कि आखिरकार PMLN वोट को इज्जत दो के बयानिए पर आ गई है, क्योंकि वोट की इज्जत का तकाजा 1970 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करती रही है। तो ये हमारा बयानिया है जो कुछ अरसे के लिए ऐसा लगता है कि PMLN ने अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, अब वहां पे एक और शख्सियत मौजूद थी, मैं उनका नाम नहीं लेता, तो आज के वो जलसे में भी शरीक थे। अच्छा, तो उसमें वो पास बैठे हुए थे, वो बात सुन रहे थे, तो उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा के कहा कि देखते हैं कि कितनी देर तक ये वोट को इज्जत दो के बयानिए का बोझ PMLN उठा सकती है। और मैं उस वक्त बड़ा हैरतज़दा रह गया। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई जमात अपने इतने प्राइमरी नैरेटिव से और इतने अहम तरीन नारे को पीछे छोड़ दे, इस नगमे को, इस तराने को छोड़ दे और फिर वहां से साइड बदल जाए। तो लेकिन मुझे आज मानना पड़ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमरजमान कायरा साहब और वो शख्सियत जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, दोनों ने जो बात की वो 100% दुरुस्त निकली। और हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते PMLN ने वोट को इज्जत दो का बयानिया ऐसे अपनी किताब से मिटा दिया है कि जैसे कभी था ही नहीं। अच्छा हबीब साहब, मौलाना साहब भी तो लिहाजा पीपल्स पार्टी अपने बयानिए की तरफ वापस आई है। अच्छा, ये उन्हीं का बयानिया था, ठीक है। अच्छा, मौलाना साहब भी कौमी सियासत के तर्ज कोहन को अब बदलना चाह रहे हैं, कह रहे हैं हम थक चुके हैं 75 साल से पुरानी लकीरों की पैरवी कर करके। किसे पैगाम दे रहे हैं और क्या पैगाम दे रहे हैं मौलाना साहब? देखिए, मौलाना की गुफ्तगू, मौलाना एक फसीहो बलीग आदमी है, लेकिन मौलाना की इस गुफ्तगू को कोई ज्यादा मानी पहनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मौलाना और क्या कहें, क्या जाके कहें कि हाँ देखो 2018 के इलेक्शन को मैं कहता था जाली था, मैं कहता था इस्तीफे दे दो, फिर इसी असेंबली से जिसको मैंने जाली कहा, धांधली की पैदावार कहा, उसी असेंबली से मैंने एक हुकूमत कशीद की जिसमें मेरा बेटा और मेरे जानने वाले मेरी पार्टी के लोग वजीर बने। क्या वो ये बताएंगे लोगों को जाके? वो और क्या बताएं? क्या वो यही कहेंगे कि 70 साल की जो पूरा है हिस्ट्री उसके ऊपर लकीर फेर दी जाए? कैसे फेरी जाए? मसला यह है कि इन 70 साल में से गुज़श्ता 40 साल की तारीख जनाब मौलाना फजल रहमान के जिक्र खैर से भरी पड़ी है। अच्छा, अभी सब वक्त की कमी है। इन 40 सालों का क्या करें? हमें तो ये 40 साल पीछे नहीं जाना। नून लीग ने आज मईशत बहाली का रोड मैप भी पेश कर दिया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में रोड मैप पेश किया शहबाज शरीफ साहब ने। कैसे देखते हैं आप इस मईशत की बहाली के रोड मैप को? 16 महीने की कारकर्दगी हम तो अभी तक नहीं भूले। वैसे उस्मा, अगर आपके हाथ में एक स्मार्टफोन हो या अगर आपके सामने एक कंप्यूटर हो, तो मेरी दरखास्त यह है कि आप उसके ऊपर गूगल की बार में जाएं और एक चीज टाइप करें, उसे वहां पे ये लिखें कि किस तरह हम पाकिस्तान की मईशत को बहाल कर सकते हैं, या आप ये लिखें कि किस तरह एक मुल्क की मईशत को बहाल किया जा सकता है, या आप ये लिखें कि इतना हमारा GDP है, इतने हमारे लोग हैं, इतना हमारा रकबा है, ये हमारे खर्चे हैं। आप उसमें सिर्फ एक चैट GPT में डाल के ये बता दे, पूछ लें कि ये ऐसे मुल्क की मईशत को क्या ठीक करना है, तो जो जवाब आएगा वो जवाब यही है जो आज जनाबे नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है। अच्छा। ये तो फॉर्मूला ना कोई नया है ना कोई पुराना है, दुनिया भर ने इसी फॉर्मूले पे अमल करते हुए बात आगे बढ़ाई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून उस फॉर्मूले को शुरू कहां से करती है? मसलन हमारा घर कच्चा होता है, हम AC लगवा लेते हैं। हमारे घर में पानी आ नहीं रहा होता, लेकिन हम शावर महंगा तरीन लगवा लेते हैं। अब ये जो पाकिस्तान में तरक्की का मॉडल PMLN ने मुतारिफ करवाया है कि पहले मोटरवे बना लो, बाद में फैक्ट्री लगा लो। हाँ, बिल्कुल। अब मसला ये है कि दुनिया में तरक्की का ये मॉडल तो हो ही नहीं सकता। ठीक ठीक कि आप प्रॉब्लम हबीब साहब ये है बात जो है आप कहें कि हम पैसे कमाने की तरफ जाएंगे, तो ये तो मॉडल ही उल्टा है। कारकर्दगी से बाहर निकलते नहीं और 16 माह की कारकर्दगी का जिक्र करते नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के बाद। वेलकम बैक नाज़िन। पाकिस्तान और IMF के मुआहदे के बाद आज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई और 100 इंडेक्स ने नई तारीख रकम करते हुए
करते हुए 57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली, जबकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में भी कमी देखने में आई। गुज़श्ता रोज़ तय पाने वाले मुआहदे के बाद अब IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। उधर निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि IMF से 7 अरब डॉलर का एक और मुआहदा करना पड़ेगा। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की और उन्होंने पायदार मुआशी बहाली में फ़ौज के हुकूमत के साथ ताउन के अज़्म का यकीन भी दिलाया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ साहब। हारून शरीफ साहब, कुछ माहिरीन ये समझते हैं कि निगरान हुकूमत जो आंखें बंद करके IMF के कहे पर चल रही है उससे मईशत डूब जाएगी। डू यू अग्री ऑन दैट पॉइंट, या फिर आप ये समझते हैं कि मईशत अब सही समत में चल पड़ी है? जी, पहली बात तो ये है कि आंखें बंद करके तो कोई अमल नहीं कर रहा। एक हुकूमत का मुआहदा है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, और हमें अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को ऑनर करना चाहिए ताकि हमारा इंटरनेशनल इदारों पर एतबार कायम रहे। जहां तक ये मईशत का है, मैं बार बार ये कहता आया हूं और अभी भी दोबारा कह रहा हूं कि जो IMF प्रोग्राम है ये तो हमें एक बेल आउट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अदम तवाजन हो गया अपनी बैरूनी अदायगियों में और हमारा बजट के खसारे और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, तो जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, तो ये तो उसको ठीक करता है। मईशत की बहाली को हमें डिफाइन करना पड़ता है कि अगर हमारा ये ख्याल है कि ये रिवाइव हो जाएगा, नौकरियां निकल आएंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, उसका IMF प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं है। वो एक फाउंडेशन बनाता है। वो पॉलिसियां तो हुकूमत को खुद बना के इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अभी तो जैसे एक पेशेंट ICU में है, अब वो वहां से निकल के हॉस्पिटल में आ गया है, लेकिन ये है कि उसको अब आगे अपनी सेहतमंद रिकवरी के लिए खुद काम करना है। तो ये बताइएगा हारून शरीफ साहब कि पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई ना तो हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, एक्सपोर्ट कोई नहीं बढ़ी सिग्निफिकेंटली, कोई चीज़ जो मतलब महंगाई में कोई गैर मामूली तौर पर कमी नहीं आई, तो स्टॉक मार्केट बड़ा ऊपर की तरफ चल पड़ी है, डॉलर के ऊपर एक दफ़ा फिर प्रेशर आ गया है, लेकिन इनके फ़वाइद आम आदमी को नहीं मिल रहे। तो ये फिर क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं इन दोनों को? पहली चीज तो मैं क्लियर करता जाऊं कि जो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट है उसका इकोनॉमिक रिवाइवल से कोई ताल्लुक नहीं। वो एक रिच ब्रोकर्स का और इन्वेस्टर्स का जो है वो एक कॉन्फिडेंस है कि खबर मिल रही है कि IMF के साथ काम चल पड़ा है, कुछ डॉलर्स आ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो अपने जो शेयर्स की कीमतें हैं उसके अंदर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो ये तो, और उसकी जो उसका ना तो रोजगार क्रिएट हो रहा है उससे, ना कोई एक्सपोर्ट का ताल्लुक है। आई थिंक पॉलिटिकली स्टॉक मार्केट को मईशत की बहाली के इंडिकेटर के तौर पे देना गलत। दूसरी चीज, अगर आप आइए यहाँ, इन्वेस्टर जो है, रिच इन्वेस्टर, उसका कॉन्फिडेंस है, वहां तक मैं बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट नई कंपनियों के लिए कैपिटल रेज कर रही है? टू आंसर योर क्वेश्चन, ये तो एक पुराने जो शेयर्स हैं उनके भाव में डीलिंग हो रही है। अब आइए, जहां तक आपने अर्ज किया आम आदमी का, देखिए वो पॉलिसीज तो हमें खुद बनानी है। 4 हबीब साहब फॉल्ट लाइंस है। पहली फॉल्ट लाइन ये है कि 25 लाख बच्चे और बच्चियों को हर साल हमें रोजगार फराहम करना है। क्या हम 2% ग्रोथ पे कर सकते हैं इस तरह पे? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा हमारा सवाल ये है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ 30% इन्फ्लेशन और 25% सूद के ऊपर आगे चल सकती है? हमें इसके लिए हल ढूंढने पड़ेंगे कि हम किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएं। कर्ज के ऊपर ये आगे मामला नहीं चल सकता। तीसरी चीज ये, एक्सपोर्ट की आपने बात की, जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी और वैल्यू एडिशन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस कैसे आएंगे? तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए बड़ी मजबूत पॉलिसी लेवल की तब्दीलियां चाहिए। आई एम अफ्रेड कि हम लोग ट्रांजैक्शन लेवल की तब्दीलियां कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शनल डील्स कर रहे हैं, ना कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की सिमत बदल रहे हैं। ये मेरा एक इस पे जो ख्याल है।
और हारून साहब, आप क्या समझते हैं, जब तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू हल नहीं होता, ये डॉलर की ऊंच नीच होती रहेगी? जी, अगर आप आईएमएफ का जो अभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के अंदर कमेंट पढ़िए जो इस ट्रांच के रिव्यू का है, तो उन्होंने कहा है कि मार्केट को कीमत को डिटरमिन करने दीजिए, हुकूमत को इसमें इंटरवेंशन की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो ये सप्लाई और डिमांड है। देखिए ना, आईएमएफ का जो $700 मिलियन है, उससे वर्ल्ड बैंक भी अपना कोई 1 बिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कोई आधा बिलियन डिसबर्स करेगा। तो अगर $2 बिलियन आते हैं या 1.5 बिलियन, तो सप्लाई बढ़ जाती है, तो उससे रूपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा। लेकिन ये वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, जो उसकी असल कीमत है मार्केट फोर्सेस मुतय्यन करेंगे। ये गिरना तब शुरू होगा जब सस्टेनेबल फ्लो ऑफ डॉलर्स आपको एक्सपोर्ट इनकम से आना शुरू होगा। इसको आई एम अफ्रेड के 3 से 5 साल लगेंगे। अच्छा। अगर आज हम फैसला कर लें कि आइंदा से हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जो है, हमारी जो विनर्स हैं, सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, आईटी है, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। तो ये बताइएगा हारून शरीफ साहब कि अब इलेक्शन है, इलेक्शन में जहां इलेक्शन का हो जाना एक अच्छी बात है, वहां इलेक्शन के ऊपर को बहुत सारे सवालिया निशान भी लग रहे हैं। तो ये जो फिजा बनी हुई है, इसके नतीजे में जो भी हुकूमत वजूद में आती है, आपके ख्याल में वो हुकूमत इतनी पावरफुल होके आ सकती है कि वो ये जो जरूरी काम है करने वाले वो कर पाए? सब ये बड़े अफसोस की बात है कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट के आते ही इस तरह का हमारी और इसकी एक हिस्ट्री है, हमारी सोच पड़ जाती है कि वो कंप्रोमाइज करेंगे, वो रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आया वो मुश्किल फैसले ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और ये हमारे सियासतदानों को बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि ये उनके ऊपर क्यों ये कमेंट्स आते हैं। जैसे मुझे कल से मैं 4-5 सेमिनार्स में गया, हर शख्स ने सवाल पूछा, क्या अगर हुकूमत आ गई तो प्राइवेटाइजेशन चलती रहेगी? अब ये जो सवाल है कि सियासी लोग मुश्किल फैसले नहीं करते, अब हमारी मईशत यहां पर खड़ी है। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम मुश्किल फैसले करके सैक्रिफाइस करके फ्यूचर में इमर्जिंग एशिया की तरफ जाएं, या हम ये घिसे पिटे जो ममालिक हैं, जो इधर से पकड़ा, कर्ज पकड़ा, थोड़ी सी कोई डील कर ली, 4 माह के लिए आगे चले गए, फिर पीछे चले गए, इसी तरह चलते रहें। और ये मेरे हिसाब से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये अब इकोनॉमिक रिवाइवल का अपना प्लान लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को टीवी पे टॉप लीडरशिप को कहना चाहिए कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, ताकि इब्हाम खत्म होना चाहिए। हारून शरीफ साहब, हमने देखा कि आईएमएफ की जानिब से SIFC की तश्कील और किरदार पर भी सवालात उठाए गए। अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी, लामुहाला उसे IMF प्रोग्राम की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो क्या इस सिचुएशन में हमें उन सवालात को कैटर करना पड़ेगा? क्या ये सब ऐसे ही चल सकेगा फिर? जी देखिए, पाकिस्तान की डिपेंडेंस इंटरनेशनल इदारों पे बहुत ज्यादा है और हमें इंटरनेशनल इदारों को समझने के लिए ट्रेंड लोग चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल इदारे क्या कह रहे हैं, ये खाली IMF नहीं कहता। वो कहते हैं कि अगर आप अपने किसी एसेट्स को किसी एक मुल्क को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर रहे हैं, तो आप तरजीही बुनियाद पर एक मुल्क को इंसेंटिव नहीं दे सकते। ये सबके लिए बराबर होने चाहिए। इसको इकोनॉमिक्स में हम डिस्टॉर्शन कहते हैं कि आप डिस्टॉर्शन ना क्रिएट करें। दूसरा, वो ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ड्यू डिलिजेंस करें, ताकि एसेट की डिस्ट्रेस्ड सेल, जैसे फैमिली सिल्वर बेच रहे होते हैं, कम कीमत ना लगे, क्योंकि ये अवाम की मलकियत है। तो हमें ये जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस पे तो अमल करना चाहिए, वो अच्छी बात है। आई डोंट थिंक SIFC की तश्कील पे किसी को एतराज होगा, ये तो कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है। लेकिन क्योंकि वो डील्स करना चाह रहे हैं खासतौर पे अरब ममालिक से, उसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि व्हाई ओनली अरब कंट्रीज, क्या कहीं आप उनको कोई खसूसी मराहत तो नहीं दे रहे? एसेट की कीमत कौन डिटरमिन करेगा? कंपटीशन में क्यों नहीं जा रहे हैं, खास तौर पे प्राइवेटाइजेशन लिंक्ड? आई थिंक हमें इन सवालात के लिए टेक्निकली अपने आप को मजबूत करना चाहिए। अच्छा हारून साहब, ये हम देख रहे हैं कि अब हमारे पूरे का पूरी जो रियासत है, हमारी जो रियासती कुव्वत है, वो एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चर को पुश कर रही है, वो IT को पुश कर रही है, हमारी दफाई मुसल्लह अफवाज भी इसमें किसी न किसी दर्जे में शामिल हैं।
तो ये बताइए कि ये जो जब हमारे इदारे भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव सूरत हाल है या थोड़ा सा वो डरते हैं? जी हबीब साहब, देखें, पहली बात तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब तकरीबन हर लेवल पे एक इस चीज का अदराक है कि हमने मईशत को तरजीह देनी है और इसको स्टेबल करना है और आगे लेके जाना है। ये तो मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि जब तक टॉप पे नहीं होगा तो नीचे पैगाम नहीं जाता। अब आया हमारे पास ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसी सलाहियत है कि वो वर्ल्ड क्लास इसके अंदर पॉलिसीज कर सके या ट्रांजैक्शन बना सके? मेरा ज़ाती ख्याल है कि नहीं है, और SIFC को कुछ 2-3 इदारों के अंदर प्रोफेशनल्स को लाके। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, बहुत माजरत, वक्त की कमी है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह के बाद।